नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में पर्यावरण का सुरक्षित बनाए रखने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं और गुरुवार से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जब ग्रैप 3 या फिर 4 प्रतिबंध लागू होंगे तब BS6 से नीचे के और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि वाहनों की उत्सर्जन कैटेगरी की जांच ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम द्वारा और मौके पर ही की जाएगी। वहीं दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है। ये फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर वाहनों की संख्या को घटाने के लिए लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रैप 3 नियमों के तहत निर्माण कार्यों पर लगी रोक से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दिल्ली सरकार 10,000 रुपये का मुआवजा देगी। दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा। श्रम विभाग ने फैसला लिया है कि ग्रैप 3 के दौरान 16 दिन निर्माण कार्य बंद रहने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10,000 रुपये का मुआवजा भी देगी। ग्रैप 4 खत्म होने के बाद भी इसी आधार पर राहत दी जाएगी। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बुधवार को 329 पर बहुत खराब कैटेगरी में बना रहा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक दिल्ली भर के सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे AQI गंभीर रेंज से नीचे था। कुछ इलाकों में एक खराब जोन में रिकॉर्ड किया गया। तेज हवाओं और कम होते कोहरे की वजह से मंगलवार को प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी से बाहर आ गया। 24 घंटे का AQI 354 पर रहा। CPCB के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। पिछले 3 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में छाए घने स्मॉग ने फ्लाइट और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर भारी असर डाला था। ये कई सड़क दुर्घटनाओं का कारण बना। हालांकि ये बुधवार सुबह काफ़ी हद तक साफ हो गया। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दिन भर मध्यम कोहरे का अनुमान लगाया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो बिगड़ते एयर क्वालिटी लेवल के कारण राजधानी दिल्ली में ग्रैप 4 प्रभावी है, जो प्रदूषण पर सबसे सख्त पाबंदियां हैं। इसके अलावा मंगलवार को दिल्ली सरकार ने और भी सख्त पाबंदियों की घोषणा की, जिसमें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट नहीं रखने वाले वाहनों को ईंधन न देना और BS6 मानदंडों से नीचे के गैर दिल्ली वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल किया गया है। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण का लगातार स्तर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रदूषण को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। वायु गुणवत्ता का हाल बेहद गंभीर है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। BS6 के नीचे के वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अब दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त पाबंदियां भी यहाँ पर लागू की जा रही हैं। सख्त कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं क्योंकि स्थितियाँ काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं। हालांकि थोड़ी बहुत राहत प्रदूषण से मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये राहत कब तक रहेगी ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार प्रदूषण में राहत मिलती हुई जब नज़र आने लगी है उसके बाद एकाएक प्रदूषण का स्तर बेहद ज़्यादा खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। ये पहले भी हो चुका है और यही वजह है कि अब दिल्ली सरकार सख्त पाबंदियां लगाने की कवायद में जुट गई है। नहीं होगी, वहीं PUC जिनके पास नहीं होगा उन्हें अब ईंधन भी नहीं दिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। SN पांडे जी मौसम वैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ अविनाश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश जी बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अविनाश जी के साथ करेंगे, क्योंकि अविनाश जी लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की क्या गंभीर स्थिति दिल्ली NCR में बनी हुई है और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां भी जोरों पर है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि सरकार की तरफ से तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो यहां पर असफल साबित हो रहे हैं, नाकाफी साबित हो रहे हैं। और सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक के बाद एक व्यापक कदम हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द स्थितियों को संभाला जाए, सकारात्मक तौर पर इन स्थितियों को लाया जाए। क्या कहेंगे सर इस पर आप?
जी, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखिए, प्रदूषण हो या इन्वायरमेंट को लेकर के जो भी बातें होती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे पूरे विश्व स्तर की बात हो, ये कोई अलग अलग तरीके से इसको ना देखने की जरूरत है, ना सोचने की जरूरत है। मैं विपक्ष पे और सरकार पे बाद में आऊंगा, पहले इन्वायरमेंट पे या पर्यावरण पे अपनी बात को रख देता हूँ कि पर्यावरण एक ऐसी चीज है जिसका मालिकाना हक सरकार के पास नहीं है, जिसका मालिकाना हक विपक्ष के पास भी नहीं है। उस पर्यावरण की जो भी दूषित जो पर्यावरण है या अच्छा पर्यावरण जहां पे है, वहां पे पीपल पार्टिसिपेशन, जो लोग होते हैं, जो उस पर्यावरण में सांस लेते हैं, जो लोग चिल्लाते हैं कि भाई इतना पर्यावरण खराब हो रहा है। आप देखिए कि जितने भी लोग चिल्लाने वाले लोग हैं, सबके घर में 3-3 गाड़ियां होंगी। उनके घर में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कुछ भी ऐसा उन्होंने प्रकरण नहीं किया होगा या ऐसा उपकरण नहीं अपने घर में लगाया होगा जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। पंजाब का हमने पहले देखा, आपकी सरकार जब थी और पंजाब में जब आपकी सरकार थी तो वहां पे वो पराली जलाई जाती थी, तब उस समय पराली की बात होती थी। तो विपक्ष और सरकार, ये दोनों का ये मसला नहीं है। पर्यावरण हर व्यक्ति का मसला है, आपका और हमारा मसला है। बिल्कुल, हमें ये देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। आप एक एक घर में 4-4 गाड़ियां रखेंगे, पर्यावरण के बारे में चिंता नहीं करेंगे और 6 बजे शाम के बाद ड्राइंग रूम में बैठ करके पर्यावरण के ऊपर बात करेंगे। आपने देखा अमेरिका ने क्या किया, जब जो पेरिस मीट था, जो COP 21 था, उससे बाहर आ गया। क्या नाम है, अमेरिका में बाहर आ गया। यूरोप अपने आप को वादा करता है कि हम ये पूरा करेंगे और वो पूरा नहीं करता है। तो विश्व स्तर पर भी और हिंदुस्तान के स्तर पे भी इस चीज को एक व्यापक ढंग से सोचने की जरूरत है और सोचना नहीं, करने की जरूरत है। हम सब बस चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं और करते कुछ नहीं है। ये सबसे मुश्किल बात है। जहां तक फॉसिल फ्यूल का सवाल है, पेट्रोल का सवाल है, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उससे प्रदूषण होता है। पेट्रोल और डीजल की, कोयले की रिक्वायरमेंट होती है डेवलपिंग कंट्री में, इससे प्रदूषण होता है। हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और वो बीच का रास्ता ये है कि जो लोग भी पर्यावरण में अपना योगदान कर सकते हैं, छोटे से स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक उसको उस तरह का योगदान करना होगा। अब आप देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री आए, उन्होंने स्वच्छ भारत का एक अभियान चलाया। वो अभियान चला, 3 साल चला, 4 साल चला। जब प्रधानमंत्री झाड़ू लेके निकले 2 अक्टूबर को, 10-20 फोटोग्राफ खींचे गए, उसके बाद से वो चीज अपनी जगह रह गई। लोग आगे इसको नहीं बढ़ा पाए। तो ये पर्यावरण एक ऐसा मामला है जिसको पीपल पार्टिसिपेशन के साथ ही आगे बढ़ाया जा सकता है और सार्थकता के साथ, और तभी उसमें कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं एक और बात रखना चाहता हूं जल्दी से। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। 10 साल से ऊपर की जो गाड़ियां थी, जो डीजल गाड़ियां थी और जो पेट्रोल की गाड़ियां जो 15 साल की से ऊपर की थी, उसको स्क्रैप करके दिल्ली में एंट्री बैन हो गया। लोग PIL डाल दिए जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि नहीं, अब तत्काल आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या करे, सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और सरकार के ऊपर लोगों का अपना व्यवसाय है, सरकार के ऊपर लोगों की अपनी मानसिकता है, सरकार के ऊपर लोगों का अपना स्वार्थ है। इस केस में क्या कर सकती है सरकार, ये भी हमें सोचने की जरूरत है और डिस्कस करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश जी आप। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सबकी जिम्मेदारी पर हम बात कर लें या जिस तरीके से, क्योंकि तमाम तरीके के व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, वो हम देख भी पा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली NCR की अगर हम बात करें, दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। तमाम तरीके की सख्त पाबंदियां जो पर्यावरण को लेकर लगाई जा सकती हैं वो सब लागू हैं। लेकिन उसके बाद भी जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। और पक्ष विपक्ष का मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि अभी आए हुए कम समय हुआ है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है, उनका कहना यह है कि हमें बहुत बेहद कम समय हुआ है, लेकिन हम तब भी तमाम तरीके के कदम उठा रहे हैं। आपके लिहाज से, क्योंकि आप अच्छी खासी समझ रखते हैं राजनीति की, आपके लिहाज से ये कदम कितने ज्यादा प्रभावी आपको नजर आ रहे हैं? मुझे ये जो कदम है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इमरजेंसी ये कदम है। ये ग्रैब 1 से लेकर के ग्रैब 4 जो होता है वो तब लागू होता है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है। अब एक बार रोगी अगर बीमार हो गया और ICU में भर्ती हो गया, अब उसको आप ऑक्सीजन लगा रहे हैं, आप उसको वेंटिलेटर लगा रहे हैं, तो रोगी जब वेंटिलेटर पे चला गया तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? फिर तो बस दवा के साथ दुआ की ही जरूरत है। और ये सरकार कम समय के लिए आई है या ज्यादा समय के लिए आई है, हो जाएगी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
सरकार कितनी भी पुरानी हो जाए, लोग को सबसे बड़ा चीज है, जो भी सरकार जो कदम उठाती है उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। मैं एक बात के लिए सराहना करूंगा केजरीवाल साहब की, कि उन्होंने जो ऑड इवन का जो एक वो चलाया था, क्या नाम, स्कीम जो चलाई थी, उससे कुछ राहत मिली थी लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑड इवन का जमाना आ गया, का समय आ गया है। बल्कि सरकार, शायद जो मैंने सुना है या जो लिमिटेड टाइम में मैं पढ़ पाया हूं, सरकार ने ये बोला है कि 1/3 ऑफिस या शायद आधा ऑफिस अगले 2 हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम करेगा। बिल्कुल 50%। बिल्कुल, तो आपको इस तरह से कदम उठाने होंगे। और कई चीज जो है वो वेदर पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वेदर पैटर्न है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और हर चारों तरफ का जो कोई अगर साइंटिस्ट होंगे या कोई इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे, वेदर एक्सपर्ट होंगे, वो ज्यादा बता पाएंगे कि जो वेस्टर्न विंड है और जो ईस्टर्न विंड है, वो दोनों जो है वो इतना स्लो हो चुका है कि वो दोनों आकर के दिल्ली के ऊपर आकर के एक स्मॉग क्रिएट कर रहा है। और उस स्मॉग की वजह से जो भी प्रदूषित हवा जो है वो दिल्ली के ऊपर लॉक हो जा रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, एक मुझे जो बात और जोड़ने की बात आ रही है कि कहीं ना कहीं मुझे याद आता है कि शायद 1.5 या 2 महीने पहले कृत्रिम बारिश कराने की बात चल रही थी कि बारिश कराई जा सकती है। उस टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर मिलकर के इस चीज को टेस्ट कर रहे थे, तो उस टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? पर मैं फिर याद दिला दूं, ये सब एक इमरजेंसी प्रोविजन है, इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट पीपल, जो लोग हैं, उनके आचरण में बदलाव से ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। एसएन पांडे जी भी हमारे साथ हैं, मौसम वैज्ञानिक है। जैसा कि अविनाश जी जिक्र भी कर रहे थे कि मौसम वैज्ञानिक ही इसको बेहतर तरीके से हमें समझा सकते हैं, और इसीलिए पांडे साहब हमारे साथ हैं। पांडे जी, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं पर्यावरण को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन इस वक्त जो स्थिति देखने को मिल रही है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि तमाम कदम उठाने के बावजूद ये जो प्रदूषण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये मौसम की बहुत बड़ी मार होती है। देखिए, जब टेम्परेचर गिरते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जैसा कि अविनाश जी हमारे आदरणीय कह रहे थे जी। कि देखिए नीचे हो जाती है ठंडी हवा और उसके ऊपर एक गर्म हवाओं की परत बन जाती है। ये ऐसा नहीं है दिल्ली में बन रही हो, ये पूरे उत्तर भारत के ऊपर बनती है। तो आप देखिए लखनऊ तक ये चादर बनी हुई है। आप सैटेलाइट का मैप देखें तो आपको दिखेगा दिल्ली पंजाब से लेकर लखनऊ तक ये बिल्कुल एक ऊपर चादर बन जाती है। तो जो नीचे हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, 2.5 वाले एसपीएम होती हैं, ये सारा जितना प्रदूषक होता है सब नीचे धरातल पे इकट्ठा हो जाता है। इसी का उल्टा जब गर्मी होती है तो ये सारा एटमॉस्फेयर में ब्रॉडकास्ट हो जाता है, तो हमको नीचे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो नंबर 1 कारण तो सबसे बड़ा जो है वो मौसम की मार होता है। लेकिन इसी के साथ जब उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं अपनी स्पीड बढ़ाती हैं तो दिन में देखिए बहुत राहत मिल जाती है और साफ हो जाता है। लेकिन चाहे दिल्ली हो, जो बड़े बड़े शहर हो, चाहे कानपुर हो, आगरा हो, लखनऊ हो, देखिए सभी जगह ये स्थित है कि इतने लाखों की संख्या में वहां गाड़ियां चलती हैं। इसके बाद जब सर्दी बढ़ती है तो जो हमारे गरीब तबका होता है, जिसके पास रहने की जगह नहीं, जो रिक्शे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, ये सारे आग जलाते हैं। कोई टायर जलाता है, कोई पॉलीथीन जलाता है, कोई कूड़ा जलाता है। देखिए मजबूरी होती है उनकी, अंगीठी लोग जलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रदूषण ऐसी जो लड़ाई है, और ये जलवायु परिवर्तन से भी आप जोड़ के देख सकते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो करती है वो तो कर ही रही है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से एक कल्चर डेवलप करें, अपने बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में उनको ये सिखाएं कि देखिए हम रह नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे अगर हम अपनी पृथ्वी को नहीं बचाते हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जैसे दिल्ली हमारी गैस चैम्बर बन गई और डॉक्टरों ने ये एडवाइस कर दिया कि 2-3 महीने के लोग चले जाएं जो दमा, श्वास या कोई बीमारियों से जो ग्रसित हो। तो देखिए हम इंडिविजुअल रूप से भी काम करें और खुद उसको महसूस करें कि हमें प्रदूषण कम करना है। चाहे घर से इस बात की शुरुआत हम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट देखिए कोई भी हो, सब काम करती हैं।
लेकिन ये समस्या एक इतनी विकराल समस्या होती है मौसम की मार की वजह से कि कोई भी प्रदूषक ऊपर एटमॉस्फेयर में ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। इसके साथ हम पब्लिक वाहन का प्रयोग करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, अपनी गाड़ी से ना जाए, तो हर आदमी अपनी आराम देखता है, कौन मेट्रो स्टेशन तक जाएगा, अपनी गाड़ी उठाए निकले चले जा रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल हमें खुद जागरूक होना है, सतर्क होना है। अपने अगली पीढ़ी को अगर ऑक्सीजन देनी है, पानी देना है, खाद्यान्न देना है, तो देखिए हमें खुद व्यक्तिगत रूप से काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए अब की बार सूखी सर्दी पड़ रही है, पूरा नवंबर हो गया, पूरा दिसंबर जा रहा, कहीं भी बारिश की संभावना नहीं देखी जा रही है। ये स्थितियां हमारे नेचर को बर्बाद कर देंगी, हमारी प्राकृतिक झरने खत्म हो जाएंगे, नदियां जब बर्फबारी नहीं हो रही, आप देखिए जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उनको किसी भी कारण अरबियन सी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उनका बहुत बड़ा असर हमारे गंगा के मैदानी भागों में, हमारे पहाड़ों पर नहीं हो रहा है। 6 अक्टूबर को जो बर्फबारी हुई थी वो सबसे बड़ी बर्फबारी थी जो 2-2.5 दशक की। उसके बाद बर्फबारी ऐसी नहीं हुई है कि बर्फबारी हो या बारिश हो। आप देखिए अब है तो रबी की फसलों के लिए पानी की बहुत जरूरत है और हमारा बहुत सा इलाका ऐसा है जहां इरिगेशन नहीं है, तो वहां पे जो महावट हम कहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, महावट कहते हैं कि जो जाड़ों की बारिश होती है, दिसंबर की बारिश होती है, वो एक जीवन देती है हमारी खेती को, हमारी रबी की फसलों को, हमारे गेहूं उत्पादन को, और ओस भी इतनी नहीं गिर रही है। तो आप लगातार हमें आगे में हमें जागरूक रहना है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री अच्छा पांडे जी इस बात के लिए बहुत तत्पर रहते हैं कि किसी तरीके से हम अपनी जो पृथ्वी गर्म हो रही है, महासागर गर्म हो रहे हैं, इनके लिए कुछ काम करें। और इसकी बजट में पैसा भी खूब दिया गया था, लेकिन काम सबको करना पड़ेगा। ठीक है पांडे जी, आपने कहा कि काम सबको करना पड़ेगा, लेकिन आम जनमानस की अगर हम बात करें तो एक सवाल जो है वो ये है कि कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में ही क्यों देखने को मिलता है? और ये एक साल की समस्या नहीं है, हर साल ये यही सेम स्थिति हम देखते हैं। तमाम कदम उठाने की बात होती है, तमाम व्यापक कदम उठाने की बात होती है, हम चर्चाएं भी करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां यही है। आ रहा हूं अविनाश जी, आ रहा हूं कुछ जल्दी से, पांडे साहब जल्दी। भी है ज्योग्राफी के भी कारण वहां प्रदूषण ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, एक कारण नहीं है, इसके बहुत कारण है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। तो हमें सब पे काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअल रूप से काम करना पड़ेगा, हमें आगे कल्चर देना पड़ेगा। देखिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसको हम ठीक ना कर पाए, निश्चित रूप से ठीक होगा। ठीक है अविनाश जी। जी अविनाश जी, जिस तरीके से पांडे साहब समझा रहे हैं कि तमाम मौसम का भी प्रभाव यहां पर पड़ता है, लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया कि हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां हैं वो अगर गंभीर हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह हम भी हैं, क्योंकि हम लोग भी उस तरीके के कदम नहीं उठाते हैं, और बस सब कुछ अगर सिर्फ हम सरकार पर ही डाल दें तो स्थितियां ऐसे ही गंभीर नजर आने वाली हैं। जी देखिए सरकार चीजों को मैं मतलब बहुत सीरियसली ये बात बोल रहा हूँ कि सरकार चीजों को जमीन पे उतारने के लिए बनती है। जी सरकार चीजों को जमीन पे उतारने के लिए बनती है, ऐसा आपने अपने पत्रकारिता के अपने इतिहास अपने एक्सपीरियंस में सुना होगा। जी, हम जमीन की बात नहीं, हम आसमान की बात कर रहे हैं। हम जमीन की बात नहीं, हम आसमान की बात कर रहे हैं। तो सरकार क्या करेगी? नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत माकूल सवाल पूछा था कि दिल्ली ही क्यों। मैं आपसे सवाल एक और पूछूंगा और मेरे मित्र बैठे हैं बताएंगे। दिल्ली के अंदर अगर आप 6 जगह अलग अलग अगर आप AQI देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा AQI वहां रहता है जहां सबसे ज्यादा क्राउड पोल्यूशन और बस और ट्रक का धुआं है, वो आनंद विहार। किसी भी दिन आप दिल्ली का जब AQI देखेंगे तो उसमें आप 6 अलग अलग जगह अगर आप देखेंगे तो आनंद विहार के पास AQI सबसे ज्यादा रहता है। खुद ब खुद हमें कारण का पता चल गया कि आनंद विहार एक ऐसा जगह है जहां पे बस स्टैंड भी है, जहां पे रेलवे स्टेशन भी है, जहां पे घनी आबादी भी है, जहां पे झोपड़पट्टी भी है। तो इस वजह से
तो जहां भी पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन रहेगा, पूर्वी दिल्ली में वैसे भी हाई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, बगल में साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसीलिए आप देखिए आनंद विहार और साहिबाबाद का जो एरिया है वहां पे AQI 500 के पार भी चला जाता है। आप चले जाइए मायापुरी की तरफ चले जाइए, वहां भी वही हाल है। आप चले जाइए पालम की तरफ, वहां भी वही हाल है। तो जहां जहां भी लोगों की आबादी ज्यादा है, जहां जहां भी क्लस्टर ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्लस्टर ज्यादा है, जहां जहां झुग्गी झोपड़ी ज्यादा है, अभी हमें हमारे मित्र बता रहे थे कि लोगों का रहन सहन ऐसा है, सर्दियों में उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं, वो अलाव जलाते हैं इस तरह की। अब हर चीज, हर आदमी, एक सिगरेट पीने वाला आदमी अगर ये सोचे मेरे सिगरेट के धुएं से क्या होता है, उससे पोल्यूशन थोड़ी हट जाएगा, बट उसको ये नहीं पता कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो आदमी रात में अलाव जला रहा है, उसको लगता है वो 6 लोगों को जो अलाव के अगल बगल बैठे रहते हैं, मेरे अलाव से क्या होगा, उसको लगता ही नहीं कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। टायर जलाने वाला, आपको पता है कि टायर से तेल भी निकाला जाता है, जले हुए मोबिल से लोग उसको जला के लोग काम करते हैं। बिल्कुल। तो जब तक सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी होगी। अब अगर सरकार सख्ती बरतती है तो ये किसके खिलाफ जाएगा? वो गरीबों के खिलाफ जाएगा। हाँ। यही ऑपोजिशन फिर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि गरीबों को आप क्यों ऐसे परेशान कर रहे हैं। पराली, जब पंजाब में पराली के खिलाफ जब सख्त कानून बना, जेल जाने की बात हुई, फाइन की बात हुई, तो आपने देखा ये तथाकथित किसान क्या किया, उन्होंने लाल किले पे जाकर के खालिस्तान का झंडा फहरा रहे थे, ये भी किसान ही थे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में वी हैव टू पे अ प्राइस। अगर आप अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो डेमोक्रेसी के बारे में कहता है, चलिए बहुत अच्छा सिस्टम है कि वी द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ये सब दिस दैट जो कहानी है, ये हमें पता ही है कि कौन से पीपुल और क्या पीपुल। बट जब डेमोक्रेसी में अगर आप रहते हैं तो डेमोक्रेसी हैज टू पे अ प्राइस। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, वो उसको बोलने की आजादी है, उसको चिल्लाने की आजादी है, प्रधानमंत्री के मां को लेकर के प्रधानमंत्री तक को गाली देने की उसको आजादी है। पर उसको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो अच्छा क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है। तभी मैं बोलता हूं जब प्रधानमंत्री किसी को देशभक्त होने के लिए कहते हैं तो देशभक्ति का मतलब नहीं है कि सीने पे गोली खा जाओ या किसी के सीने पे गोली चला दो या तलवार लेके चलो, आंखें लाल करके चलो, नहीं, ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति का मतलब ये होता है कि किस ऐसे चीज से मेरे देश का फायदा होगा। अगर मेरे मीठा बोलने से देश का फायदा होता है तो मेरे लिए वही देशभक्ति है। अगर मैं अपने घर में 10-20 प्लांट लगा सकता हूं, आप बताइए कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो इस सरकार ने नहीं शुरू किया और जिसके लिए सब्सिडी नहीं दी। सूर्य घर योजना, वो छत पे आप लगाइए सोलर पैनल, उसके लिए सरकार आपको पैसा देती है। आप अपने छत पे किचन गार्डन बनाइए या टेरेस गार्डन बनाइए, सरकार उसमें आपको मदद करती है। आप जाइए सरकार के पास, सैपलिंग लेके आइए, जो छोटा पेड़ जो होता है उसको लाके लगाइए। आप करीबन 1.5 से 2 करोड़ पेड़ जो है हर राज्य सरकार फ्री में देती है बरसात के समय में, ये आप गो प्लांट अ ट्री। प्रधानमंत्री जब बनने के बाद 2014 में कहा एक पेड़ मां के नाम। बिल्कुल सही सर। प्रधानमंत्री किसी चीज को, देश को रास्ता दिखा सकते हैं, पर करना तो हमें है। बिल्कुल बिल्कुल, फॉलो तो हमें करना है। हाँ, मतलब अगर आप एक बात यह है कि सरकार चाहे कितने भी कदम उठा ले, जब तक हम लोग सरकार का समर्थन नहीं करेंगे या हम सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं सुधरेगी। एक मिनट, ये देश एक ऐसा देश है जिसको 2014 में प्रधानमंत्री ने केवल शौचालय बनाया नहीं, उन्होंने ये बताया कि भैया जो शौचालय का काम शौचालय में करो। शौचालय बनने के बाद भी लोग खेत में जा रहे थे, बिल्कुल तो उसका नया नाम दिया गया इज्जत घर। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री से शौचालय बनवाइएगा, प्रधानमंत्री से शौचालय कैसे जाना है वो बताइएगा, प्रधानमंत्री से आप रेलवे का हरा झंडा दिखवाइएगा, प्रधानमंत्री से अस्पताल साफ करवाइएगा, प्रधानमंत्री से मंदिर का घंटा बजवाइएगा। आखिर प्रधानमंत्री क्या करे? सही बात, कितना काम करे? हम कहाँ है देशवासी? वो हिंदुस्तानी, वो भारतीय, वो भक्त, वो हिंदू, वो कहाँ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश जी, आपने बहुत ही बेबाकी के साथ ये तमाम बातें यहाँ पर रखी और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भी इस बात को कहूंगा कि हम सबको अपनी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करनी होगी, तभी स्थितियां हैं जो वो सुधरती हुई नजर आएंगी, वरना तो हम इस गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हैं और आने वाले समय में भी इस मजबूरी के साथ ही हमें एक बात मैं और जोड़ दूं, जल्दी से, थोड़ा समय कम है, जल्दी से। हाँ जी,
आप देखिए कि विदेशों में, चाहे वो जापान हो या सिंगापुर हो या हांगकांग हो, वहां पे गाड़ी का टैक्स इतना ज्यादा है, जितने की गाड़ी है उसका 3 गुना टैक्स है। बिल्कुल। कोई वहां गाड़ी नहीं खरीद सकता है, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं। सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो गाड़ी का टैक्स बढ़ा दे ताकि लोग गाड़ी ना खरीदें। सरकार गिर जाएगी, मजबूरी, बल्कि उल्टा हुआ, सरकार ने जीएसटी कम कर दिया। 1100 सीसी के नीचे वाली गाड़ी की जीएसटी 28 से कम करके 18 कर दिया। इस दिवाली में मैं पटना से बैठ के आपसे जुड़ा हूं, एक दिन में 1.5 लाख गाड़ियां बिकी है धनतेरस के दिन। ठीक है, 1,50,000। और ये देश गरीब है। 1.5 लाख गाड़ी एक दिन में बिकेगी, तो आप बताइए वो गाड़ी कभी ना कभी तो रोड पे आएगी, और रोड पे आएगी तो क्या जलाएगी? पेट्रोल ही जलाएगी वो। हाँ, पांडे साहब जल्दी से फाइनल कमेंट्स, आपके भी समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। अविनाश जी ने तो तमाम बातें यहां पर बता दी कि सबकी भागीदारी यहां पर सुनिश्चित करने की जरूरत है। जल्दी से पांडे जी आप भी। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी देखिए WD कल फिर आ रहा है। जैसे ही WD आता है तो जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं वो फिर धीमी हो जाती है, उन पर रोक जैसी लग जाती है। ठीक। तो जब हवाओं पर रोक लगेगी तो दिन का प्रदूषण और बढ़ेगा। अगले आने वाले 3 दिनों में बारिश का क्या है सर? बारिश का बता दीजिए, बारिश से ही जान बचेगी। बारिश दिसंबर में सर बारिश नहीं दिख रही है, बिल्कुल। दिसंबर भी सूखा जाएगा, बहुत स्थिति खराब है। आप देखिए, ये हमारे जो संसाधन हैं, अगर बर्फबारी नहीं होगी तो नदियां हमारी सूख जाएंगी, हमारी सिंचाई नहीं होगी। जो गंगा यमुना ऐसी नदियां हैं, उनके किनारे करोड़ों की जनसंख्या रह रही है, जो पानी का क्या करेंगे? पानी की पीने का पानी हम नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। ये स्थितियां, ऐसा नहीं है कि हमारा देश झेल रहा हो, पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दंश को झेल रही है सर। और लेकिन काम करना है। देखिए, काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम पाएंगे। बाकी जलवायु परिवर्तन देखिए हो रहा है। अब देखिए राजस्थान में, आप देखिए बारिश कितनी बढ़ गई। अगर आप, मैं 92 में गया था, इसके बाद फिर 20 साल बाद गया, देखिए कितनी हरियाली है। तो देखिए ये तो चेंजिंग आती रहती है। कभी जहां पहाड़ थे वहां नदियां थी, कहीं समुद्र नहीं थे, तो लेकिन ये हजारों सालों में होता है। लेकिन अगर उत्तर भारत में बारिश जिस तरह से कम हो रही है और कम होती गई, तो स्थितियां ये हो गई कि मध्य प्रदेश और हमें राजस्थान ले जाके बच्चों को दिखाएंगे कि भैया बारिश ऐसी होती है, जैसे हम बर्फबारी दिखाने उत्तर भारत में जाते हैं। स्थितियां इतनी बिरकराल है। आप देखिए अब की बार कितने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई पहाड़ों पर, क्योंकि वहां पर हमने बिल्कुल जो हमारी नदियों का रास्ता था उसको हमने रोक दिया, हमने कंक्रीट के जंगल बना दीजिए। आप देखिए अब की महीने में कानपुर की 8वीं सबसे सर्द रात थी प्रदेश की। इसका कारण क्या? हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए। थोड़ा जल्दी पांडे साहब। होता क्या है, जो गर्मी कभी 12 बजे 1 बजे होती थी 40 डिग्री टेम्परेचर, अब वो 10 बजे होने लगा, क्योंकि कंक्रीट के जंगल, वही सर्दी का हाल है। जैसे ठंडक हुई तो सारी कंक्रीट ठंडक हो जाती है। कभी बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाके में ये चीजें होती थी, रात सर्द होती थी, दिन गर्म होते थे। वही स्थितियां हमारे पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटी, चाहे दिल्ली हो, कोई बड़ा शहर हो, सब जगह हो रही है। जल्दी पत्थर हमारा ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। बिल्कुल समझ पा रहे हैं पांडे जी, हम जो आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मानव जो ये भुगत रहा है वो अपनी ही खामियों की वजह से भुगत रहा है, और आने वाले समय में स्थितियां और विकराल रूप धारण कर लेंगी अगर हम अभी अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो प्रदूषण को लेकर जहां एक तरफ सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं, वहां पर कई व्यापक कदम उठाने के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर इस वक्त गैस चैम्बर बना हुआ है। इस गैस चैम्बर में हम लोग सांस लेने को मजबूर हैं, और आने वाले समय में अगर हम खुद को नहीं बदलते हैं तो स्थितियां और ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। फिलहाल स्थितियां काफ़ी गंभीर नजर आ रही हैं और तमाम तरीके के कदम उठाने के बावजूद भी किसी तरह का कोई सुधार यहाँ पर स्थितियों में आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।